हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम फिर विज्ञान विषय के साथ उपस्थित हैं। आज जो हम विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे वो हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 5 श्वसन का अध्ययन किया था। आज जो है हमारा पार्ट नंबर 6 है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों हम पिछली कक्षा में कक्षा 7 में आप लोगों ने पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन के बारे में, परावर्तन के नियम के बारे में, दर्पण के बारे में और कुछ लेंसों की जानकारी भी हमने वहाँ पे ली थी। परंतु आज जो है हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम जो इस लेसन में जो अध्ययन करेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम और अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध, और जो है हमारा लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इस लेसन का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए आपने पिछली कक्षा में कक्षा 7 में आपने परावर्तन के संबंध में पढ़ा था। अब परावर्तन और अपवर्तन दोनों में अंतर क्या है? देखिए हमने जो पिछली कक्षा में परावर्तन के बारे में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था परावर्तन जो है जब कोई भी प्रकाश किरण किसी दर्पण पर डाली जाती है यानी आपतित होती है तो हमने देखा वो टकराने के बाद और परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये हमने कक्षा 7 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? ये परावर्तन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल से जब टकराती है तो टकराने के बाद परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ये हमने पढ़ा था किसमें? कक्षा 7 में परावर्तन के बारे में। इसमें एक शर्त और भी थी। इसमें जो माध्यम था वो माध्यम कैसा था? अपारदर्शी, अर्थात उसके आर पार नहीं देखा जा सकता। चिकना तल लेते थे हमने क्या किया, एक साइड उसकी पॉलिश कर दी और वो कैसा बन जाता था? वो बन जाता था अपारदर्शी, अर्थात उसके आर पार हम नहीं देख सकते। परावर्तन में था ये। अपवर्तन जो है ये अपवर्तन इससे अलग है। देखिए अपवर्तन में क्या है? अपवर्तन में जो माध्यम है वो पारदर्शी होता है। जो माध्यम है वो कैसा है? पारदर्शी है। पहले मैं आपको चित्र की सहायता से बता रहा हूँ। ये मान लीजिए हमारा बीच में माध्यम है, इधर मान लीजिए हमारा यहाँ पर तो वायु है और यहाँ पर हमने मान लिया ये कांच है। ये हमारा एक हमने अवलंब डाल दिया और इस बिंदु को हमने मान लीजिए ए मान लिया। ये हमने ओ और बी से मान लिया। अब हमने क्या किया, इस पर हमने एक प्रकाश किरण डाल दी, इनकी आपतित कर दी हमने। ठीक। अब जब पारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश किरण हमारी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। जैसे आपने देखा है, अगर हम टॉर्च लेते हैं और टॉर्च में एक शीशा लगा हुआ होता है, हम लाइट जलाते हैं तो हमें सामने उजाला दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि जो उसमें जो शीशा लेंस जो पड़ा हुआ होता है वो पारदर्शी होता है, और पारदर्शी में जो माध्यम होता है उसके हम आर पार देख सकते हैं, आप पारदर्शी के नहीं देख सकते। परंतु होता क्या है अपवर्तन के अंतर्गत, जब ये प्रकाश किरण हम आपतित करते हैं अर्थात गिराते हैं तो ये अपवर्तन के बाद वहां पर होता था परावर्तन, यहां पर क्या है? अपवर्तन। वहां पे बोलते थे परावर्तित किरण, यहां पर क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। तो अपवर्तन के बाद क्या होता है? ये अपने मार्ग से इधर उधर विचलित हो जाती है। सीधी न जाके क्या होता है? ये अपने मार्ग से इधर उधर विचलित हो जाती है। अब यहां पर इनके बीच का जो कोण होता है यहां पर, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे बोलते हैं हम आपतन कोण। क्या बोलेंगे हम? आपतन कोण। और यहां पर अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण और इस अवलंब के बीच का कोण है, इसे हम लिखते हैं आर से, और इसे क्या बोलते हैं हम? अपवर्तन कोण। वहां पर जो कोण था उसे बोलते थे हम परावर्तन कोण, यहां पर क्या बोलते हैं हम? अपवर्तन कोण। ये जो हमारा
ओ बी जो रेखा है ये क्या चीज़ है, इसे हम बोलते हैं अविलंब। और ये बिंदु ए जो है, इस बिंदु को बोलते हैं हम आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं इसे हम? आपतन बिंदु। तो हमने अगर अपवर्तन क्या हुआ, यहाँ से डेफिनेशन देंगे इस चित्र की सहायता से। अपवर्तन की यदि हम डेफिनेशन देंगे इसकी सहायता से तो क्या देंगे कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर सुन लीजिए एक बार, फिर आपको डिफाइन कर दे रहा हूं कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के बाद अपने मार्ग से इधर उधर विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे आपने अभी देखा, एक किरण हमने यहां से डाली, अगर हम इसे देखें तो ये सीधी निकलनी चाहिए, परंतु हमने देखा ये सीधी ना जाके अपने मार्ग से विचलित हो, अर्थात अवलंब की ओर झुक गई। तो ये क्या हुआ? अपने मार्ग से विचलित, सीधी ना जाके इधर उधर विचलित हो गई ना, चाहे तो दूर हटी है पास आती है। तो यही घटना क्या है? यही घटना हमारी प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। एक बार फिर आपको ट्राई कर दे रहा हूं कि जब एक प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से इधर उधर विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये क्या है हमारा, इसे अब एक बार यहां पे डिफाइन कर दूं। ये जो किरण है, मान लीजिए इसे मान लिया हमने डी मान लीजिए, और इसे मान लिया हमने ई। अब यहां पर आपको सबको अलग अलग बता दे रहा हूं। ये जो किरण है हमारी डी है, ये जो डी एक किरण है हमारी, इसे बोलेंगे हम आपतित किरण। फिर यहां से ये किरण जो होगी हमारी ए ई, इसे बोलेंगे हम अपवर्तित किरण। इसे क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। और ये जो हमारी रेखा ओ बी है, ये क्या चीज है? ये है हमारा अविलंब। और बिंदु ए जो है वो है आपतन बिंदु। क्या है हमारा? आपतन बिंदु। और इसमें ये जो हमारा कोण आई, इसे बोलेंगे हम आपतन कोण। और हमारा ये कोण जो आई है, सॉरी आर है, ये जो कोण आर है इसे बोलेंगे हम अपवर्तन कोण। देख लीजिए, ये हमारा डी ए क्या है? हमारा आपतित किरण है। ए ई अपवर्तित किरण है। ओ बी ये हमारा अविलंब है। बिंदु ए आपतन बिंदु है। कोण आई हमारा आपतन कोण है। और हमारा कोण आर जो है हमारा, ये अपवर्तन कोण है। वहाँ पर हम क्या पढ़ते थे? परावर्तन कोण पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ पर हम परावर्तन के बारे में पढ़ते थे। यहाँ पर हम अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम? अपवर्तन कोण। तो यह है हमारा अपवर्तन, जो आपको मैंने अभी डिफाइन किया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, जैसे परावर्तन के दो नियम होते हैं, उसी प्रकार हमारे अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आप तथा अविलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरी तरह से इसे हम बोल सकते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तल कौन सा? ये हो गया हमारा। तो आपतित किरण ये हो गई, अपवर्तित किरण हो गई, अविलंब ये हो गया, तल हमारा बिंदु हो गया आपतन। अर्थात तीनों यहाँ पर इसी आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? अपवर्तन कोण
आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों की जो ज्या होती है उनका अनुपात जो होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या होता है दूसरा नियम हमारा होता है साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू, हम इसे एन से लिख देते हैं। ये हमारा ऐसे हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं और ये हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम भी है। तो दो नियम है हमारे अपवर्तन के। पहला नियम आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या हमारा आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए, दोनों को जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसे हम लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू एन। यहाँ पर एन जो है वो जो दो माध्यम के बीच का, इसे हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यदि प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है तो इसे लिखेंगे हम ए एन जी, अर्थात इन दोनों के बीच का जो एन है इसे अपवर्तनांक भी बोलेंगे। अब अपवर्तनांक होता क्या है, ये जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, एन है। ये है हमारा अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। चलिए अब बात आती है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर एक चीज साथ के साथ आपको और बता देता हूं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि अपने मार्ग से इधर उधर विचलित हो जाती है। इसमें दो घटनाएं होती हैं। यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है, जैसे मैंने ये आपको बताया। यहाँ पर वायु जो है हमारा विरल माध्यम है और कांच जो हमारा सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है, कब, अपवर्तन के बाद। और जब इसका उल्टा होता है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अवलंब से दूर हट जाती है। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि यदि मान लीजिए प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, अवलंब की ओर झुकेगी या अवलंब से दूर हटेगी, तो हम बोलेंगे अवलंब से दूर हटेगी। और यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो अवलंब की ओर झुक जाएगी। चलिए आगे देखिए। अब यहां पर क्या है, अब आता है हमारा अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। देखिए अपवर्तनांक होता है हमारा क्या, इसे हम एन से लिख देते हैं, ठीक। अब इसमें संबंध क्या होता है, अगर हम देखें तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम की चाल, दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। एक नियतांक कह लीजिए, अपवर्तनांक कह लीजिए, इसके बराबर होता है। अगर इसका हम फार्मूले के तौर पे देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल। ये संबंध है हमारा अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में। इसका फार्मूला देखेंगे तो ये क्या है, ये जब हमारी किरणें जब वायु से किरणें कांच में जानी है, और इसे लिखेंगे तो पूरा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ए एन जी, एन थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं, अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये फार्मूला है, ये होता है हमारा अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। फार्मूला क्या है, वायु में प्रकाश चाल अपन कांच में प्रकाश की चाल। ये है हमारा संबंध अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में। ऐसी कुछ भी हो सकता है, वायु से किरणें जो जल में भी जा सकती हैं तो कांच की जगह जल आ जाएगा, हीरे में भी जा सकती हैं तो कांच की जगह हीरा आ जाएगा, ये होता है। और हम जानते हैं जो हमारी निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ ये भी पूछ लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होती है हमारी प्रकाश की चाल। ये हमारी निश्चित है, ये नहीं बदलती, निर्वात में प्रकाश चाल नहीं बदलती। माध्यमों में अलग अलग हो सकती है, कांच में अलग हो सकती है, हीरे में अलग हो सकती है, जल में अलग हो सकती है, परंतु निर्वात में प्रकाश चाल वो निश्चित है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा यहाँ पर है अपवर्तनांक और प्रकाश चाल में संबंध। अब बात आती है लेंस की, क्योंकि जो अपवर्तन की क्रिया होती है वो लेंस में होती है, दर्पण में नहीं होती। अब देखिए लेंस,
मुख्य रूप से दो प्रकार के लेंस होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। आपको चित्र की सहायता से बता रहा हूं। ये हमारा, इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, और ये हमारा यदि मान लीजिए आपको दोनों लेंस दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि आप केवल इन्हें छूकर बताइए हाथों से कि ये लेंस किस प्रकृति के है, कैसा है। आपकी आंखों को बंद कर दिया जाए कुछ समय के लिए और आपसे बोला जाए तो आप देखेंगे कैसे पकड़ेंगे इसे। तो देखिए उत्तल लेंस की पहचान आपको बता रहा हूँ। उत्तल लेंस जो है वो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। और आपके हाथ में दे दिया जाए तो आप उसे उत्तल और अवतल दोनों को अगर छूकर देखेंगे तो आप देखेंगे जो उत्तल लेंस है हमारा वो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, जिसे हम छूकर बता सकते हैं। देखने आवश्यकता नहीं, छूकर भी हम बता सकते हैं। अवतल लेंस का अपोजिट है, बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है, यह है अवतल लेंस। तो लेंस दो प्रकार का है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये दोनों छूकर बताएंगे, किनारों पर पतला और बीच में मोटा। तो कौन सा हमारा उत्तल लेंस, किनारों पर मोटा और बीच में पतला, कौन सा हमारा अवतल लेंस, जिसे आप आराम से देखकर और छूकर भी बता सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है देखकर आपको पहचान नहीं पड़ रही है तो आप उसे छूएंगे, छूकर हम उसे बता सकते हैं। तो लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब बात आती है लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो हम देखेंगे। ये जो लाइन है हमारी जिस पर ये लेंस हमारा सटा हुआ रखा हुआ है, ये जो पूरी लाइन है, वैसे तो हम इसे एक रेखा बोलते हैं, मगर यदि हम प्रकाश में जब पहुंचेंगे और लेंस को जब हम पढ़ेंगे तो ये जो पूरी लाइन है हमारी, इसे हम बोलते हैं, हम मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? मुख्य अक्ष, जिस पर हम कोई भी लेंस हो, ये चाहे परावर्तन क्रिया हो चाहे अपवर्तन की क्रिया हो, हमें मुख्य अक्ष की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें इस पर लेंस अपना रखना होता है। ये मुख्य अक्ष पर लेंस रखा हुआ होता है। इसके बीच में ये जो हमारा एक बिंदु है ओ, इसे बोलते हैं हम प्रकाशिक केंद्र। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। इसके आगे जो बिंदु हमारा एफ दिया हुआ है, इसे हम बोलते हैं हम फोकस बिंदु। कभी दो भी होता है, यहाँ भी रहता है हमारा, इसे हम F1 कहते हैं और इसे हम F2 कहते हैं। प्रथम फोकस बिंदु और द्वितीय फोकस बिंदु दो प्रकार का होता है। और ये O है, इसे क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र। वहाँ पर जो था, अगर हम देखते थे तो यहाँ की स्थिति अलग थी। तो हमारा प्रथम फोकस द्वितीय फोकस बिंदु ये मुख्य अक्ष होगी और ये क्या हमारा प्रकाशिक केंद्र है, जिसे हम कह लेंगे O। ठीक है, ये है हमारा प्रथम फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु,
प्रकाशिक केंद्र हमारा क्या है, O है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, जब हमने ये पढ़ा तो आगे बात आती है हमारी प्रतिबिंब की। चलिए प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है हमारा। एक होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है हमारा आभासी। अब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों में अंतर क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रकाश किरणें होती हैं वो अपवर्तन के पश्चात वास्तव में बिंदु पर जाकर मिलती हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने ये उत्तल लेंस ले लिया, अब मान लीजिए प्रकाश किरणें जो हैं जा रही हैं ऐसे, ये अपवर्तन के पश्चात क्या, तो अपवर्तन के बाद ये जो है किसी बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती। मान लीजिए बिंदु यहाँ पर हमने F मान लिया, ये यहाँ पर जाकर मिल रही हैं। ये जो प्रकाश किरणें ये वास्तव में इस बिंदु पर जाकर मिल रही हैं, कहेंगे अपवर्तन के पश्चात। तो ये जो प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारा वास्तविक बनेगा। अर्थात प्रकाश किरण जब अपवर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब में इसका अपोजिट होता है। आभासी प्रतिबिंब मान लीजिए हमने ये एक अवतल लेंस ले लिया, हमने देखा अभी ऐसे तो नहीं मिल रही, परंतु यदि हम किरणों को पीछे हटाएं तो हमें जो है ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, कि ये बिंदु से इस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ऐसी किरणें जो वास्तव में मिलती नहीं है बल्कि होता है अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से निकलती हुई, अर्थात हमें लग रहा है कि इस वाले यहाँ से बिंदु से निकल रही है, लग रहा है, कंफर्म नहीं है, आभास हो रहा है। तो ऐसा जो प्रतिबिंब बनेगा उसे क्या बोलते हैं, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। दोनों में अंतर बताया मैंने कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो आज बच्चों हमने जो इस विषय के इस पाठ के अंतर्गत जो मैंने अध्ययन किया है, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में आपको अध्ययन कराया, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, प्रकाश की चाल संबंध, लेंस से संबंधित परिभाषाएं और हमारा प्रतिबिंब। ये देखिए ये हमारा इस लेसन का लगभग 50% पार्ट है। अभी ये आगे का रहेगा, इसका जो 50% पार्ट्स रह गया है वो मैं आपसे अगले वीडियो में कंसल्ट करूँगा और इससे संबंधित जो PDF है वो आपको भेज दी जाएगी। और आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपने देखा होगा और आगे भी ध्यान से घर पर इसे बैठकर देखेंगे। जितनी बार आप इसे देखेंगे और ध्यान से देखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो भी कार्य आप पूरा करते रहें और मेहनत से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।